स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए बता दिया था, पढ़ा दिया था, तो आज उसका ही बताते हैं मैं कि जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर करा था अपने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ई नेगेटिव से डिनोट करा जाता है और इस पर कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻⁻90 कोलॉम। कोलॉम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। वहीं प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, उसी एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन डिस्कवर किया जो एनोड से रेस निकल रही थी, वो पॉजिटिव रेस थी, इसका नाम दिया गया प्रोटॉन। प्रोटॉन को रिमूव करते हैं p पॉजिटिव से, इस पर चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कोलॉम। इन दोनों पार्टिकल्स से ये पता लग गया कि एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। फिर लेटर ऑन जेम्स चैडविक, एक साइंटिस्ट थे जेम्स चैडविक, उन्होंने बताया कि इनके बीच का एटम जो है, एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स भी है और प्रोटॉन्स भी है। अब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के कारण क्या था, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी एटम में आ जाता है या कभी कभी चार्ज कम हो जाता है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक न्यूट्रॉन पार्टिकल होता है जिसका नाम होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इन साइंटिस्ट ने मिलकर ये बता दिया कि एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब जब ये सारे पार्टिकल डिस्कवर हो गए, उसके बाद जे थॉमसन ने अपना थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम दिया। ठीक है, इस मॉडल ऑफ एटम को कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, और इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। क्यों? तो अगर जो जे थॉमसन थे उन्होंने ये बताया कि जो एटम होता है, उन्होंने ऐसे कंपेयर किया, एटम इज जस्ट लाइक अ स्फेरिकल बॉल or it is in spherical in shape and all the sphere is made up of positive charge protons, यानी कि पूरा जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उस पर कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज सराउंड ऐसे होता है, यानी कि the negative charge is embedded inside the atom just like that and the atom is electrically neutral due to the positive and negative charge in it, just like a watermelon। जैसे हम बता रहे हैं, वाटरमेलन को जब आप काटते हो बीच से स्फेरिकल शेप में, तो उसका जो रेड पोर्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज मान लें और जो उस पर जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज मान लें। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने अपना एटम का मॉडल दिया। ठीक है, तो ऐसे दिखाइए, इसलिए हम इसको वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। या कभी हम केक लेके आते हैं तो इसको हम प्लम पुडिंग कहते हैं। केक जो पूरा होता है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, उस पर जो आप डेकोरेशन लगाते हो, स्ट्रॉबेरीज लगाते हो, कभी कभी वो ग्रेप्स वगैरह जो रेड कलर के ग्रेप्स लगते हैं, तो वो नेगेटिव चार्ज हो गया। लेकिन क्या हुआ, ये मॉडल फेल हो गया। क्यों? क्योंकि जब रदरफोर्ड ने अपना अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करा और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस बाय अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। लेकिन इनके मॉडल में, रदरफोर्ड के, थॉमसन के मॉडल में न्यूक्लियस का कहीं वजूद ही नहीं था। दूसरा, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी नहीं बता पाए। भाई जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ एक जगह पर है, तो क्या पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन नहीं लग रहा होगा? क्या नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन नहीं लग रहा होगा? जरूर लग रहा होगा। जब रिपल्सन लग रहा होगा या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन लग रहा होगा, तो इनके कारण क्या होता है, एटम कोलाइड भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स एटम के बाहर भी भाग सकते हैं, तो दोनों ही कारणों से एटम डिस्ट्रॉय हो सकता है। How is it electrically neutral? The Thomson does not explain about this. अब रदरफोर्ड ने अपना अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करा तो उससे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, तो न्यूक्लियस का भी इसमें कुछ उन्होंने बताया नहीं, इसलिए थॉमसन का मॉडल पूरी तरीके से फेल कर दिया गया। अब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था कि उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली, he has taken a thin gold foil और जहां पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या करा, एक रेडिएटिव एलिमेंट लिया, जिससे सिर्फ उसको ऐसे डेकोरेट करा, ऐसे मैनेज करा कि सिर्फ उसमें से अल्फा पार्टिकल्स ही निकलेंगे। ठीक है, ये क्या निकलेंगे, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलना शुरू हो गए।
टोटल 20,000 अल्फा रेज उन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर डाली। दिस इज द गोल्ड फॉइल। ठीक, तो उन्होंने देखा कुछ रेज जो है वो सीधे निकल गई ऐसे करके, कुछ रेज जैसे जैसे हल्की सी डेविएट होकर निकल गई ऐसे करके, थोड़ा सा डेविएशन होगा। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि रेज जो है जैसे जैसे फॉइल के सेंटर के पास आती जा रही हैं वैसे वैसे उनमें डेविएशन होना शुरू हो गया। बिल्कुल एक रे जो है वो बिल्कुल सेंटर पे गई और वहां से अपने मीडियम में वापस आ गई। ठीक, तो इससे क्या एजम्पशन लगा? एक बात होता है अल्फा पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये ध्यान रखना। कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है वो तीन तरीके के निकालता है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा नेगेटिव चार्ज होता है और गामा न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब इससे हम क्या कंक्लूजन देंगे कि अल्फा पार्टिकल जब सेंटर ऑफ द फॉइल पर पहुंची तो वो अपनी मीडियम में वापस आ गई। इससे क्या मतलब हुआ कि दे रिफ्लेक्टेड बैक। और व्हाई दे रिफ्लेक्टेड बैक? Because there is some positive charge substance in between the gold foil. भाई पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो वो बैक आगे रिपल हो गया। And that center is highly dense भी होगा, वरना वो उसको अंदर से नहीं आ पाती, लेकिन हाईली डेंस एरिया है जिससे वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया। यानी कि that the center is highly dense and having positive charge। दो बातें हो गई। अब इसको एज अ एटम ही तो अज्यूम करा था रदरफोर्ड ने, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि एटम जो है वो चारों पूरा का पूरा कैसा हॉलो है, दैट इज अ हॉलो स्फीयर। बीच में एक छोटा सा एरिया है, बहुत ही हाईली डेंस एरिया। हाईली डेंस मतलब है बहुत ज्यादा उसमें सारा मास है, हाईली मास हाईली डेंस एरिया। और वो हाईली डेंस एरिया कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तभी जब अल्फा रे उस पर गई तो वो अल्फा रे भी कैसी है? पॉजिटिव चार्ज है और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई। अब 20,000 रे यानी 20,000 रेज में कोई एक रे जो है वापस आई। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम बहुत बड़ा होता है, जो इसके बाहर का जो एरिया है जो बहुत बड़ा होता है, और बीच में बहुत छोटा सा पार्टिकल्स होता है, बहुत छोटा सा हाईली डेंस एरिया होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसका नाम रखा क्या रखा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक, जिसका नाम रखा न्यूक्लियस। बात समझ में आ गई? अब प्रॉपर्टीज इसकी और स्टडी करी तो ये पता लगा कि जैसे जैसे रेज इस एटम के अंदर एंटर हुई तो इनकी स्पीड यहाँ पे कुछ थी और यहाँ पर स्पीड उनकी ज्यादा हो गई। कि as the rays enter inside the atom, their speed increases. Why? Because in this hollow area, the electrons are there. The electrons are revolving in that circular orbit. ठीक है? So that's why they attract the positive charge rays and speed up. भाई पॉजिटिव चार्ज रेज आई, इलेक्ट्रॉन ने कैप्चर करा, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया। यस सर। उसके बाद जब साइज कंपेयर करा गया तो आप ऐसे समझे कि एक फुटबॉल का ग्राउंड है, उसको मान लें आप एटम। यस सर। और उस फुटबॉल के ग्राउंड के बीच में रखा एक मटर का दाना, वो हो गया न्यूक्लियस। समझ में आ रहा? यस सर। ये हो गया एटम और उसके न्यूक्लियस के साइज का कंपैरिजन। इतना समझ में आया? यस सर। तो रदरफोर्ड तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब रदरफोर्ड ने क्या करा? इन्होंने भी अपना मॉडल दिया, थॉमसन मॉडल। फिर उसके बाद आते हैं रदरफोर्ड के पास। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। दिस इज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या कहा? भाई इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर ली, तो उन्होंने कहा कि एटम कैसा है? गोल है, बीच में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव करता रहता है, कंटीन्यूअसली मूव करता रहता है।
बस इन्होंने अपनी काबिलियत दिखाते हुए इतना बता दिया। इन्होंने जे थॉमसन को थोड़ा सा नीचे दिखाया, हटा हमारा मॉडल बेकार है, हमारा देखो कितना बढ़िया है, हमने न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिया, हम काबिल हो जाता है। लेकिन इन्हें क्या पता, शेर तो सवा से तो गोबर से मिल ही जाता है। तो जब उन्होंने मॉडल लेके भाई गए, वो जो ऑर्गेनाइजेशन उसके पास बैठे, उसे बताया, तो ऑर्गेनाइजेशन ने कहा ठीक है साहब, आपने तो बता दिया कि एटम वो सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है, लेकिन ये बताओ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, वो आपने एक्सप्लेन नहीं करा। नहीं मतलब उन्हें कि जब कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन में है, जब कोई, या सिंपल सी बात समझो, कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो एनर्जी लूज करेगी, करेगी नहीं करेगी? ठीक, हम चल रहे हैं, हम बहुत ज्यादा, हमारी एनर्जी है 5 किलोमीटर कंटिन्यू चल सकते हैं, उसके बाद क्या होगा, हमारी एनर्जी लूज होती चली जाएगी। यस, हमारे अंदर स्टेमिना है 5 किलोमीटर का, हम चलने में ना थके, लेकिन क्या होगा, एनर्जी लूज तब भी हो रही ना। धीरे धीरे क्या हो गया, हम बहुत ज्यादा 6 किलोमीटर नहीं पहुंच पाएंगे, थक के बैठ जाएंगे। ठीक, एनर्जी गेन करने के लिए क्या लेंगे, बूस्टअप लेंगे, कुछ बूस्टर लेंगे, भाई कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, नहीं तो जूस पी लेंगे, नहीं तो कोई एनर्जी ड्रिंक पी लेंगे, ग्लूकोन डी पी लेंगे, तब एनर्जी आएगी ना। वही बात यहाँ पर है कि उन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वो कंटिन्यू एनर्जी लूज करेगा एनवायरनमेंट में कि नहीं करेगा? यस सर। जब इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लूज करेगा तो जाहिर सी बात है वो धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। यस सर। स्पीड स्लो हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, दैट कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस and due to the attraction of positive charge nucleus, it just goes inside the nucleus and atom will destroyed. पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस उसको धीरे धीरे अट्रैक्ट करता रहेगा, और जैसे ही वो उसके अट्रैक्शन फील्ड में आ जाएगा, न्यूक्लियस उसको अटैक कर लेगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस कोलाइड कर जाएंगे और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी कि लेकिन एटम भी न्यूट्रल है। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि आपकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन एटम तो अभी न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ तो आपके साथ डिस्ट्रॉय हो रहा है। उन्हें चलो दूसरी बात सोचो, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी दें, अगर हम उसको बाहर से एनर्जी दें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन धीरे 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 दूर जाएगा। यस सर। जितनी एनर्जी गेन करेगा उतना वो न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, और जाहिर सी बात ज्यादा एनर्जी आ जाएगी वो एटम के बाहर भाग जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ही बाहर भाग गया तो एटम तो भी खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड। तो ये वाला ही मॉडल फेल हो गया। चलो पढ़ो, आगे निकलो। ठीक, यानी कि थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल, दोनों के मॉडल्स में कुछ कुछ ड्रॉबैक्स आए जिनके कारण वो फेल हो गए, दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। उसके बाद कौन आया हमारे सबसे बहुत काबिल, नील बोर। इनका मॉडल जो है अभी तक हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका भी मॉडल थोड़ा सा फेल कर दिया गया, लेकिन इनकी थीसिस अभी भी चल रही हुई है। आप अभी बड़े क्लास में आओगे तो आप लोगे स्पेक्ट्रम निकाल के लाइट का, फिर उससे मॉडल बनाया गया। ठीक है, तो ये मॉडल इनका अभी चल रहा है। इन्होंने सही से बताया, इनका एटम जो है उसके बीच में होता है न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ एनर्जी लेवल्स होती है। ये ठीक है, these are energy levels और shell। इनका नाम दिया गया फर्स्ट तो हम K, L, M या N कह सकते हैं। फर्स्ट एनर्जी लेवल K, फिर L, फिर M, फिर N, या इसको इंटीजर 1, 2, 3, 4 यानी नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की अपनी कोई एनर्जी नहीं होती, उन्होंने बताया कि वो सारी एनर्जी लेवल्स की होती है। क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स। These are known as energy levels। तो जो एनर्जी लेवल्स होती हैं, इनकी अपनी एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी, जिन पर इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। सर इलेक्ट्रॉन शेल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन। हाँ, these are also known as electron shells। एनर्जी लेवल्स को हम क्या कहते हैं, शेल्स ही कहते हैं, SHELLS। ठीक है, इससे चार ही सेल होते हैं। नहीं होते बहुत, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे शेल्स बढ़ते चले जाएंगे, 4 5 चीजें होंगी। ठीक है, लेकिन आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 भी पढ़नी है, 4 तक ही बहुत ज्यादा आपको एटॉमिक नंबर 20 तक पढ़ना है, यानी कैल्शियम तक आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये बता दिया उन्होंने
अब ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें उन्होंने कहा, ठीक है, तो अब उन्होंने क्या बताया कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जी। क्योंकि जो रदरफोर्ड ने ये बताया था कि जितना भी एटम का पूरा मास है वो न्यूक्लियस में ही होता है। अगर न्यूक्लियस में गड़बड़ी होगी तो पूरा एटम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अगर न्यूक्लियस विल डिस्ट्रॉयड, एटम ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड, ऑल द चेंजेस दैट अकर इनसाइड द न्यूक्लियस ओनली, ठीक है। अब न्यूट्रॉन क्या होता है, वो एक्सेस ऑफ चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए जो होता है वो होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये तो बता दिया। तो रदरफोर्ड की थीसिस, थॉमसन की थीसिस को देखते हुए नील बोर ने अपना ये टॉपिक मॉडल दिया, ठीक। इसमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होती हैं, इस डिफरेंट एनर्जी लेवल में अपनी मिनिमम एनर्जी होती है जिन पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। मैं बताएंगे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन मिनिमम इसी पे आएगा, इसके बाद अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि हर एक पार्टिकुलर जो भी सब्सटेंस है यूनिवर्स में उसकी अपनी मिनिमम एनर्जी होती है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक। तो ये एनर्जी मिनिमम इसके पास है। अब इस मिनिमम एनर्जी के साथ ही फर्स्ट सेल में या फर्स्ट एनर्जी लेवल को मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली। एनी हाउ व्हेनेवर इट गेट एनर्जी, इसको एक्सटर्नल अमाउंट कहीं से भी एनर्जी मिलेगी तो सीधे जंप करके दूसरी ऑर्बिट में चला जाएगा, और एनर्जी मिलेगी तो तीसरी ऑर्बिट में चला जाएगा। क्या करेगा, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे जंप करता हुआ चला जाएगा जब उसको एनर्जी मिलेगी। सर ये लेवल्स कनेक्ट नहीं होते हैं नहीं, ठीक है। और जैसे वो एनर्जी लूज करेगा तो धीरे धीरे फिर वो अपनी नीचे मिनिमम एनर्जी लेवल में आ जाएगा। तो आज यहाँ पे उसने बहुत एनर्जी दी तो वो थर्ड सेल तक आ गया, फिर क्या हुआ, उसका काम खत्म हो गया, उस एनर्जी लूज कर दी उसने, फिर धीरे धीरे आकर फिर वो अपनी मिनिमम एनर्जी के साथ इस मिनिमम एनर्जी लेवल में रोटेट करना है। सर ये न्यूक्लियस में नहीं जाएगा ना, यही तो दैट इज प्रूव्ड बाय द नील बोर कि ऑल द एनर्जी लेवल्स हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जीज इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, ठीक। इस मिनिमम एनर्जी लेवल तक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके अंदर फिर नहीं जाएगा, तो कहते हैं उसकी एनर्जी कभी थोड़ा खत्म हो जाएगी, कुछ तो एनर्जी रहती है, बस वो एनर्जी लेवल, और एनर्जी लेवल की ही एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन की अपनी कोई एनर्जी नहीं होती। इलेक्ट्रॉन बस एनर्जी बाहर से लेता है या बाहर देता है, इट विल गेन और इट विल लूज एनर्जी, ठीक है। तो जैसे वो एनर्जी गेन करेगा बाहर से तो जंप कर जाएगा दूसरी ऑर्बिट में, और जब एनर्जी लूज करेगा फिर इसी पे आ जाएगा और घूमता रहेगा, ठीक। तो ये हो गया नील बोर का एटॉमिक मॉडल जो आप ये अभी तक चल रहा है, ठीक। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। वीडियो मैं भेज रहा हूं, अच्छी लगे लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लेना।